शिवसेना और बीजेपी के बीच इतनी तल्खी क्यों है? ये रिश्ते कहां तक आगे बढ़ेंगे या रिश्ते कब जाके एकदम टूट जाएंगे? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बातचीत की हमारे सहयोगी साहिल जोशी ने। आइए देखते हैं खास मुलाकात। मैं 2002 से मुंबई महानगर पालिका के चुनाव देख रहा हूं। इतनी हाई पिच कैंपेन मैंने आज तक कभी नहीं देखी। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि पहली बार दो बहुत बड़े दावेदार मुंबई महानगर पालिका के चुनाव के लिए सामने आए हैं, और केवल मुंबई महानगर पालिका के चुनाव नहीं तो 10 महानगर पालिका के चुनाव और उसके साथ जिला परिषद के चुनाव भी है। लेकिन पूरा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मुंबई महानगर पालिका के चुनाव पर आ गया है, और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि दो बड़ी पार्टियां शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के खिलाफ ऐसी कैंपेन करी है जो आज तक मुंबई ने कभी नहीं देखी थी। हमारे साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, और इनसे हम पूछेंगे कि आखिरकार इतनी हाई पिच कैंपेन का क्या रहस्य है। तो देवेंद्र जी, सबसे पहले तो ये सवाल है कि आप परिवर्तन की लहर लाना चाहते हैं। ये परिवर्तन मतलब क्या आप चाहते हैं? देखिए, मुंबई की जो महानगर पालिका है, उस महानगर पालिका में जिस प्रकार से प्रशासन चल रहा है, मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना तो मुंबई महानगर पालिका के प्रशासन की ओर मैंने थोड़ा ध्यान दिया, तो ध्यान में आया कि वहां अपारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मतलब क्या है? मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि मैं ऐसा समझता था कि मुंबई चूंकि एक कोस्टल शहर है, इसलिए इसके रास्ते खराब होते हैं, चूंकि पानी यहाँ रुकता है तो पानी के कारण रास्ते खराब होते हैं। तो मैंने हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर को ये कहा कि भाई कोई इंजीनियरिंग सॉल्यूशन देखिए, ये ढूंढिए क्यों ये रास्ते खराब होते हैं। पहले 10 रास्तों की जांच उन्होंने की। उन्होंने पाया कि 10 रास्तों में जो काम किया हुआ उसमें जो नीचे में ड्रेनेज लेवल होती है, क्रस्ट लेवल होती है, वो लेवल की लेवल गायब है। वो 254 करोड़ के घोटाले जी जी बिल्कुल। तो फिर हमने 200 रास्तों का परीक्षण किया 1 साल के, जो 2445 करोड़ के रास्ते थे। इन सारे रास्तों में नीचे की क्रस्ट लेवल गायब है। तो ये गड्ढे जो पड़ते हैं इसके कारण पड़ते हैं। ऐसे ही अगर नाली सफाई का हम ले तो नाले सफाई पर हमने अभी तक 7-8 हजार करोड़ रुपया खर्चा कर दिया और नाले साफ ही नहीं हुए। जब पिछले बार उसका क्यों ये बार बार मुंबई में पानी रुकता है, इसकी तरफ जब ध्यान दिया गया और नाले सफाई को की जब जांच की गई तो ध्यान में आया कि नाले से कचरा निकाला हुआ दिखाया गया और उसका ट्रांसपोर्टेशन दिखाया गया। जहां ट्रांसपोर्टेशन हुआ वहां पर कोई कचरा नहीं है, और ट्रांसपोर्टेशन जो हुआ, आप भ्रष्टाचार की बात नहीं साहिल जी, सुन लीजिए, ये बड़ी मजेदार चीज है कि ट्रांसपोर्टेशन जो दिखाया गया वो ऐसे वाहनों से दिखाया गया कि जिनके नंबर दिए वो स्कूटर है, वो ऑटो रिक्शा है, वो मोटरसाइकिल है। और इससे भी भयानक ये है कि जीपीएस लगाकर मोटरसाइकिल पे और जीपीएस के भी लॉकशीट दी गई, तो ये घोटाला हुआ। डंपिंग यार्ड का घोटाला हुआ। डंपिंग यार्ड में ये घोटाला बाहर आने के बाद मुंबई का कचरा 9000 मीट्रिक टन से 8000 मीट्रिक टन हो गया। ऑक्ट्रा में घोटाला हुआ। आज देखिए, मुंबई इतनी महत्वपूर्ण शहर है, देश का महत्वपूर्ण शहर है। 2100 MLD यहां पर सीवेज तैयार होता है, एक MLDB की ट्रीटमेंट नहीं है। 2006 से जिस कंपनी को काम दिया था 180 करोड़ रुपए लेकर वो चली गई, और काम तो कुछ भी नहीं किया, और एक भी टेंडर भी नहीं निकला अभी तक। तो मुझे यह लगता है कि यह सारी चीजों के चलते महानगर पालिका से पहले जिस समय उद्धव जी की और मेरी बातचीत हुई, चूंकि हम अलायंस में है तो मैं ये चाहता था कि हम अलायंस में लड़े, तो मैंने उनको ये कहा कि भाई कितनी सीटें आप लड़े, कितनी सीटें हम लड़े, इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ज्यादा लड़िए। और बिल्कुल साफ तौर पर मैं बताता हूं, मैंने उनको कहा था कि अगर आपको लगता है कि मेयर आपका ही होना चाहिए, आप 122 सीटें लड़िए, मैं 105 सीटें लड़ूंगा। लेकिन हमारा जो गठबंधन होगा उस गठबंधन को हम एक ट्रांसपेरेंसी का एजेंडा तैयार करेंगे। ये इतने घपले सामने आए हुए हैं, तो कम से कम हम लोगों के सामने जाते समय ये तो कह सकने चाहिए कि हम इस एजेंडा को लागू करेंगे, आगे ये चीजें नहीं होगी। नहीं तो फिर पुराने लोगों में और हमारे लोगों में कांग्रेस राष्ट्रवादी महाराष्ट्र से गई घपलों के कारण गई, और अगर हमारी महानगर पालिकाओं में भी ऐसे घपले होते रहेंगे तो फिर जनता का हमारे ऊपर विश्वास क्यों रहेगा? आपने भ्रष्टाचार की बात की है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आमतौर पर भ्रष्टाचार में हमने देखा कि महानगर पालिका के इंजीनियर्स, अधिकारी या कॉन्ट्रैक्टर्स पर कार्रवाई की जाती है। क्या आपको लगता है कि जो राजनीतिक पार्टी महानगर पालिका चला रही थी उस पर कहीं ना कहीं इस पर उंगली उठती है कि वो भ्रष्टाचार को समर्थन दे रहे थे और जिसकी वजह से इतने सारे घोटाले हुए हैं? देखिए, जिम्मेदारी तो आती है, और क्यों आती है मैं बताता हूं आपको। मतलब शिवसेना पर जिम्मेदारी आती है? बिल्कुल आएगी। इसका कारण मैं बताता हूं कि देखिए, आखिर में घोटाले बाहर कब आते हैं? जब ऑडिट होता है। अभी महानगर पालिका के कानून के अनुसार ये जो ऑडिट का रिपोर्ट आता है इसको स्टैंडिंग कमेटी मान्यता देती है, ठीक, और उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई होती है। 7 साल से स्टैंडिंग कमेटी ने ऑडिट रिपोर्ट को मान्यता ही नहीं दी। 7 साल से ऑडिट नहीं है। मैं एक सवाल पूछ लूं यहाँ पर? मुझे ऐसा लगता है कि जो शिवसेना गेम कर रही है आपके साथ में,
सरकार में रहती है और एक तरफ ऐसे दिखा दिया कि वो विपक्ष में है और आपकी सरकार पर वो आरोप लगा रही है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। वही गेम आप महानगर पालिका में कर रहे हैं। आप उनके साथ में 20 साल से सत्ता में है, ठीक है, आपके लोग भी स्टैंडिंग कमेटी में है, आपके पास इंप्रूवमेंट्स कमेटी है, आप डेप्यूटी मेयर, आप बीजेपी के डेप्यूटी मेयर रह चुके हैं और आप कहते हैं कि हमारा इससे कोई संबंध नहीं है, शिवसेना इसके लिए जिम्मेदार है और इसके लिए हम परिवर्तन चाहते हैं। ये गेम कैसे चलेगा? नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, जैसे एक भरी हुई थाली में अचार होता है ना, ऐसी हमारी वहां भूमिका है। आचार से ज्यादा नहीं है। मतलब आपको पूछते नहीं है, आपका ये कहना है महानगर पालिका? मैं आपको बताता हूँ, महानगर पालिका में 2 पद महत्वपूर्ण होते हैं। एक होता है मेयर का पद, दूसरा होता है स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन का पद। ये दोनों पद उनके पास रहे। ठीक। जहां तक स्टैंडिंग कमेटी में ऐसे कई वाकयात मैं आपको दिखा सकता हूं कि हमारे 1-2 लोग हैं, उन्होंने विरोध किया। उन्होंने विरोध करने के बाद उन्होंने कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके उस प्रस्ताव को पारित किया, कभी एमएनएस के साथ गठबंधन करके प्रस्ताव को पारित किया, कभी राष्ट्रवादी से गठबंधन करके उस प्रस्ताव को पारित किया। तो ये तो बिल्कुल साफ है कि उनका एजेंडा उन्होंने चलाया। जब एजेंडा चलाया तो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब सवाल ये आता है यहाँ पर कि आपने विधानसभा चुनाव की बात की, कांग्रेस एनसीपी की बात की और आपने ये भी कहा कि कांग्रेस एनसीपी की सरकार इसलिए की क्योंकि घोटाले में लिप्त थी। आप खुद विपक्ष में थे, आपने कई आरोप लगाए और उसके बाद आपने वादे किए थे कि उसके बाद हम जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे और उस तरीके की कार्रवाई आपने शुरू की है। एंटी करप्शन ब्यूरो इसकी जांच कर रहे हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी में वो रिपोर्ट पास करने नहीं दे रहे क्योंकि उसमें उन्हीं के नाम सामने आएंगे, ये डर से वो रिपोर्ट नहीं लाने दे रहे हैं। क्या आप ये वादा करते हैं कि आप राज्य सरकार के प्रमुख होने के नाते कि उस रिपोर्ट पर आप शिवसेना के नेता उसमें पाए जाएंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे? देखिए, हमने तो ये तय किया है कि केवल नेताओं का विषय क्या है, हम तो कानून में ही बदलाव करना चाहेंगे कि जिससे इस प्रकार से ऑडिट रिपोर्ट अगर आए और एक निश्चित समयावधि में अगर उसको स्टैंडिंग कमेटी मान्यता न दे तो उसको ऑटोमेटिक, मैं वो भी बता रहा हूं, आपके सवाल का बहुत पूरा साफ शब्दों में जवाब देता हूं साहिल जी में। तो पहला काम तो ये करेंगे कि ये सारी अधिकारिता दे देंगे कि डिम टू बी अप्रूव्ड, इसको करेंगे और बिल्कुल उन रिपोर्ट में जिन जिन लोगों को दोषी पाया जाएगा, वो चाहे किसी भी पार्टी के हो या अधिकारी हो, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि इस वक्त आपका सीधा सीधा आरोप है कि शिवसेना के नेता ये सारे भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार है और इसी की वजह से ये मेरा पूछना लाजमी है कि जैसे अजित पवार पर आपने आरोप लगाया था यार, राष्ट्रवादी के नेताओं पर आपने आरोप लगाया था सिंचाई घोटाले में जब महाराष्ट्र विधानसभा की बात हुई थी। अब जो आप घोटालों की बात कर रहे हैं उसमें आप आरोप लगा रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन जो प्रमुख पद होता है, और आपने कहा कि कैसे पिछले दरवाजे से वो चीजें पास करवाते थे जबकि आपके लोग विरोध करते थे। तो क्या वो सारे लोग उसके लपेटे में आ सकते हैं वो जांच के? क्या आप उसकी जांच करेंगे कि भाई इसमें कौन से नेता इसमें शामिल थे, शिवसेना के कौन से नेता इसमें इन्वॉल्व थे, क्या इस पर कार्रवाई की जाएगी? देखिए, किसी को फंसाने के लिए नहीं, प्रोबेटी रहे इसलिए जांच होगी और उस जांच के दायरे में जो भी आएगा उसके ऊपर कार्रवाई निश्चित होगी। ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं आपसे क्योंकि पहली बार आपकी पार्टी की तरफ से इस कैंपेन के दौरान सीधे मातोश्री पर आरोप लगाए गए और वो छोटे आरोप नहीं है। आरोप ये लगाए गए हैं कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो मनी लॉन्ड्रिंग की केसेस हैंडल करता है, आपके सांसद किरीट सोमैया ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि कुछ कंपनियां हैं जिसमें ठाकरे परिवार या शिवसेना के नेताओं का पैसा कहीं कहीं उसमें इन्वॉल्व है और उनका लिंक छगन भुजबल की केस से जुड़ा हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे जिनका नाम जिसमें हो सकता है, क्या इसको भी आप आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि ये तो बहुत ही सीरियस आरोप है मनी लॉन्ड्रिंग। पहली बात यह है कि किरीट सोमैया ने ठाकरे परिवार पर कोई आरोप नहीं लगाया। बांद्रा का माफिया कहा था? नहीं, मैं आपको बताता हूं जी। लेकिन ये बात जरूर है, कुछ कागज किरीट सोमैया जी ने दिखाए। उन्होंने कहा इन कंपनियों में मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है और इससे शिवसेना के नेताओं का संबंध है और उन्होंने उद्धव जी को यह कहा कि आप बताइए कि इसमें किन शिवसेना के नेताओं का संबंध है और क्या आप उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन मेरा किरीट सोमैया जी को मेरी ये सलाह है और मैंने उनको ये सलाह दी है कि ऐसे जो मामले होते हैं ये मामले राजनीति से परे रखने चाहिए और इनको सीधे एक छोटा एडिशन है उसमें उन्होंने ये भी कहा है, उनको कहा है, उनको चुनौती दी है कि आप अपनी संपत्ति का ब्यौरा घोषित कर दीजिए। ये उनकी चुनौती भी दी है। उसका भी जवाब देता हूँ, पहले इसका जवाब दे देता हूँ। ठीक। तो मेरी किरीट सोमैया जी को ये सलाह है और मैंने उनको कहा है कि आपके पास जो भी कागजात है एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को दे दीजिए। एप्रोप्रिएट अथॉरिटी उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। आप सांसद हैं और मुझे लगता है वो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को उसको देंगे। एप्रोप्रिएट अथॉरिटी इसकी ईडी है या इनकम टैक्स विभाग है, वो उसके ऊपर जो भी काम करना है वो करेगी। जहां तक संपत्ति का सवाल है, ये विषय क्यों आया मैं बताता हूं।
ये विषय इसलिए आया कि शिवसेना के एक सांसद ने ये कहा कि किरीट सोमैया के पास बहुत पैसा है, ठीक, वो अपनी संपत्ति को घोषित करे। ठीक, किरीट सोमैया ने अपनी संपत्ति घोषित की और फिर कहा कि अब मैंने की, अब उद्धव जी करे। तो उस सांसद ने फिर कहा कि अमित शाह करे, तो हमने अमित शाह जी की भी संपत्ति घोषित कर दी और फिर चुनौती दी कि उद्धव जी करे। तो ये बात कहां से आई? ये बात शिवसेना की तरफ से आई।